प्यारे छात्रों नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आज विजयादशमी है और आज जो नवरात्रि है उसका लास्ट डेट है। और आज जो है कहीं 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 जो है क्या होगा कि दशहरा मनाया जाएगा। रावण का जो है दहन किया जाएगा, रावण के पुतला का, रावण का नहीं, रावण के पुतला का। तो चलिए भाई लोग, आज का क्लास थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमको डेली कुछ ना कुछ नया चीज सीखना रहता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम पंडित बिरजू महाराज को देखेंगे। ठीक, और ये पंडित बिरजू महाराज जो है, उन्होंने अपने साक्षात्कार में लिखा है कि जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक, मतलब कहने का स्वभाव इनका ये था कि मैं ज्यो ज्यो आगे बढ़ रहा हूँ त्यों त्यों मुझ में कुछ अधिक कौशलता आ रही है। ठीक, तो इसी बात पर ही इनका जो है एक कहानी लिखा गया है। इसमें आप लोगों को जन्म आप लोगों को दिया गया होगा, बोर्ड पर आप देख सकते हैं इनकी जन्म कहाँ और कब हुई थी, किस दिन हुई थी, कितने बजे हुई थी, ये दिया गया है। ठीक, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं दी गई। इनकी मृत्यु चूंकि इसीलिए नहीं दी गई है क्योंकि हम लोग आप लोगों से पहले ये थे। इनकी मृत्यु अवश्य हुई गई, ये तो कन्फर्म है कि मृत्यु अवश्य हुई होगी, लेकिन मृत्यु इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये चैप्टर है जो साक्षात्कार है। इनकी इस चैप्टर की विधा क्या है? साक्षात्कार है। और साक्षात्कार, चूंकि साक्षात्कार में जो व्यक्ति बताता है कि हमारे अंदर क्या है, वो अपना जीवन शैली बताता है साक्षात्कार में। तो जब वो जीवन शैली अपना बता रहा होता है तब उसकी मृत्यु नहीं हुई होती है। और जब यह चैप्टर लिखा रहा था उस टाइम तो बिरजू महाराज की मृत्यु नहीं हुई थी। तो साक्षात्कार जो है उसमें जब भी कोई भी आपको साक्षात्कार चैप्टर मिलेगा तो उसमें जो है उनकी मृत्यु नहीं हुई रहेगी। उस चैप्टर के अनुसार उस टाइम जिस टाइम चैप्टर लिखा जाता है उस टाइम उसकी मृत्यु नहीं हुई रहती है। ठीक, तो चलिए भाई, यानी कि उस साक्षात्कार जो है उसी टाइम, वैसे भी हर एक जो है जीवन के अंदर ही उसको जो है लिखना होता है। ठीक, लेकिन जिस टाइम जो वो लिखा था तो उस टाइम तो वो अपना मृत्यु तो नहीं बताएगा। और यहाँ पर लेखक परिचय से कुछ ही बातें आती है। लेखक परिचय पंडित बिरजू महाराज जी है। और पंडित बिरजू महाराज उस टाइम अपने बारे में बताते हैं सिर्फ जन्म के बारे में, क्योंकि वो जीवित हैं तो अपने जन्म के बारे में ही बताएंगे। और कोई जो यहाँ टेक्स्ट बुक में जो हमारे गोदली भाग 2 में दिया गया है ये चैप्टर, इसमें इनकी मृत्यु का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इनके जिक्र को छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक, तो पहले देख लीजिए चैप्टर का नाम क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ, मतलब ज्यो ज्यो समय बीतता जा रहा है मैं अपनी कुशलता को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक, और इनके लिए रचनाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इसकी विधा क्या है? साक्षात्कार। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उनका जन्म जो है 4 फरवरी को 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और वो दिन था शुक्रवार। कौन सा दिन था? शुक्रवार। सुबह 8 बजे हुआ था। और हॉस्पिटल कहाँ का था? लखनऊ का जो हॉस्पिटल था जफरीन अस्पताल। ठीक, लखनऊ का जफरीन अस्पताल था। सुबह 8 बजे इनका जन्म हुआ था, दिन शुक्रवार था। और 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक, और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक प्रकार का साक्षात्कार है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। लेखक परिचय से यही, हालांकि ये जो चैप्टर पढ़ेंगे पूरे परिचय ही है, इतना समझ ली। ये अपने बारे में पूरे बोला है, तो पूरे जब अपने बारे में बोला जाता है तो एक तरह से वो पूरा क्या है? परिचय है। ठीक, चलिए इनके बारे में आगे जानते हैं क्या है। थोड़ा पहले एक पैराग्राफ जो बोल्ड करके दिया हुआ है, 2 पैराग्राफ, उसको देख लिया जाए। ठीक, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो जो बोल्ड करके दिया गया है उसको देख लिया जाए। फिर नेक्स्ट डे जो है यानी कि अगले दिन इसको पूरा खलास किया जाएगा। ठीक, तो आज बस थोड़ा सा देख लिया जाए। वैसे भी आज विजयादशमी है तो आप लोगों को दशहरा भी देखने जाना है। ठीक, तो थोड़ा देख लीजिए। आज कला प्रेमी जन साधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। बिरजू महाराज की जो डांस कला थी वो क्या थी? कथक नृत्य कला थे उनके पास। ठीक, तो कथक नृत्य कला कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे क्या हो गए हैं? पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद महाराज की अथक साधना, यानी कि पंडित बिरजू महाराज की जो अथक साधना है वो क्या है? एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सार्वजनिकता के संयोग से ही यह संभव हो सका है।
मतलब महाराज जो है अपनी साधना करते थे, यानी कि अपनी नृत्य करते थे, ठीक। तो वो जो है नृत्य जब करते थे तो एकांतवास लेते थे, एकांत में नृत्य करते थे और पूरी लगन के साथ नृत्य करते हैं, ठीक। तो आप लोगों को भी पढ़ना है तो एकांत खोजिए, और एकांत खोजने के बाद पूरी लगन से, थोड़ा ही पढ़े लेकिन पूरी लगन से पढ़िएगा तो अच्छा सा याद हो जाता है, अच्छा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हो सका कैसे, इन्होंने एकांतवास का उपयोग किया और लगन से अपना नृत्य किया। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक, सौंदर्य बोध और काव्य दिया। काव्य दिया मतलब क्या, उसको कविता की तरह उन्होंने अभ्यास किया, ठीक। वे कथक के लालित्य के कवि हैं। लालित्य मतलब क्या, लालिमा जो होता है मतलब कवि है, कथक के कवि, इतना समझ ली। कवि मतलब मालूम है जो कविता लिखता है वो कवि कहलाते हैं। कथक के कवि यानी कथक लिखने वाले थे ये, और कथक का नृत्य करते थे, ठीक। इसलिए इन्हें जो है कथक के लालित्य कवि कहा गया, कथक के लालित्य कवि, ठीक। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है, तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। इन्होंने क्या सिद्ध किया कि शास्त्रीय कला जो है वो जड़ या स्थिर नहीं है, ना ही शास्त्रीय कला जड़ है और ना ही शास्त्रीय कला स्थिर है, ये बात इन्होंने सिद्ध किया था, ठीक। उनमें उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। मतलब वो जो थे अपने काम जो है निरंतर करते गए, लगातार, मतलब कहीं भी रुके नहीं। कुछ ऐसे आदमी होते हैं जैसे अपना काम करते हैं, फिर बीच में छुट्टी ले लेते हैं, फिर काम करते, फिर बीच में छुट्टी, फिर काम करते, फिर बीच में छुट्टी। जैसे आप कोई सरकारी अफसर को देख लीजिए, 6 दिन आराम से ड्यूटी पर जाएगा, रविवार छुट्टी, 6 दिन आराम से ड्यूटी पर जाएगा, रविवार छुट्टी, 6 दिन आराम से ड्यूटी पे जाएगा, रविवार छुट्टी, फिर 6 दिन, ये परंपरा उसकी चलते रहे। लेकिन ये भी एक प्रकार से रेगुलर है। लेकिन ये जो रेगुलर काम करते थे पंडित बिरजू महाराज, वे लगातार काम करते थे, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते थे अपने नृत्य कला में, ठीक। मतलब रोज नृत्य करते थे, भले उनका प्रोग्राम हो या फिर नहीं हो। प्रोग्राम नहीं भी रहता था इनका तो ये एकांत ले लेते थे, ठीक। अब देखिए क्या है कि लखनऊ घराने के वंशज, ये कहाँ के वंशज थे, लखनऊ घराने के, ठीक। 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। इनकी पीढ़ी कौन सी थी, ये किस पीढ़ी के कलाकार थे, 7वीं, किस पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, ठीक। और किस घराने के थे, लखनऊ के घराने के। कहाँ के, लखनऊ के घराने के। इनका जन्म भी हुआ था लखनऊ में ही, ठीक। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, लखनऊ घराने के ये थे और इनका जन्म भी लखनऊ में हुआ, ठीक। और किस पीढ़ी के थे, 7वीं पीढ़ी के, ठीक। 7वीं पीढ़ी के ये कलाकार थे। इसके बाद क्या, पीढ़ी मतलब क्या, वो जो इनकी पीढ़ी चलती आ रही थी, दादा परदादा टाइप का जो पीढ़ी होता है, उस टाइप की पीढ़ी चलती आ रही थी, उसमें ये 7वां आदमी थे जो इनसे पहले जो है इनके 7 पूर्वज जो है, 6 पूर्वज 7 पूर्वज जो है डेट कर गए होंगे, तब इनकी पीढ़ी जो आई वो 7वीं पीढ़ी थी, ठीक। सभ्य, इनका जो चेहरा बताया जा रहा है, सभ्य, हसमुख, मिलनकार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट, मतलब कोई कपट नहीं, लगभग बच्चे का भोलापन के लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है। मतलब बच्चे के भोलापन जैसा अंदाज लगेगा तो ये बहुत कठिन है। उनसे भी ये क्या थे, बहुत ही भोलापन थे, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे का नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौंधता सा है उनकी आंखों में, और फिर वही फुसलती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद। बदन कैसा है, दोहरा, यानी कि जो फैला हुआ शरीर है, मंझला कद है, मतलब ना ही छोटा है, बहुत छोटा है, और ना ही बहुत लंबा है, मंझला कद का है, ठीक। एवरेज, इतना समझ, एवरेज। और मंझला कद हो गया। चेचक के हल्के दाग, इनके मुंह पर जो था थोड़ा चेचक के दाग भी थे, जिसको अपने बिहारी भाषा में जो है माता मैया बोला जाता है, ठीक। तो चेचक के थोड़े दाग हो थे इनके। बड़ी आंखों वाला ढीलापन, व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। मतलब ये जो है मंच पर जब जाते हैं तो अपना पूरा बदन जो है ढीला कर लेते हैं। इनकी परिचय बता दिए कि इनका मुख कैसा दिख रहा है। अब देखिए
गजब, क्या बोल रहे हैं, गजब का लोच। इनकी कमर लचकाने का जो लोच था वो एकदम गजब था, फुर्ती भी था इनके पास और हल्कापन भी था इनके पास। कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। ये जो है कथक के बहुत ही मूर्तिमान, यहाँ बार बार भाई कथक नृत्य आ रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि बिरजू महाराज कौन से नृत्य करते थे, कथक नृत्य करते थे। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है, कथक नृत्य करते थे बिरजू महाराज। और ये बात ध्यान में रखें भाई, साक्षात्कार है, लंबा चैप्टर है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर बोरिंग है। बोरिंग थोड़ा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है। मजेदार कहानियों से भी ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से उठता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग शिक्षा, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका। इनकी शिक्षा जो हुई कहाँ से हुई, मशहूर नृत्यांगना मतलब नृत्य करने नाचने की जो अंगना थी, और रंग कर्म का जो पत्रिका था, नटरंग की संपादक, नटरंग मतलब वो जो नाम पड़ा नटरंग, उस एक पत्रिका था नटरंग, उसका संपादक जो था रश्मि वाजपेयी जी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। मतलब कहने का डायरेक्ट अर्थात है कि इनके गुरु कौन थे, रश्मि वाजपेयी। हालांकि इनके जो गुरु थे वो कौन थे, इनके पिताजी। इनको जो नृत्य सिखाए थे वो इनके पिताजी थे। फिर भी कोई जो है लड़का अपने पिताजी से टोटल नहीं सीख पाता है, थोड़ा दुलार भी वहाँ हो जाता है, तो अपने लिए एक और गुरु रखे थे। ठीक, उन्हीं गुरु का नाम है क्या, रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादिक रूप से अविकल प्रस्तुत है। मतलब रश्मि वाजपेयी जी से इनकी जो है बातचीत होती रहती थी बिरजू महाराज की। ठीक, बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोधष्ट अंतःपात उन्हीं की दो काव्य रचनाओं के हैं। अब देखिए, रश्मि वाजपेयी जी और जो है बिरजू महाराज, ये दोनों बातचीत करते थे, तो इसी बातचीत को जो है लिखा गया है इस चैप्टर में। किसकी बातचीत की, रश्मि महाराज और बिरजू महाराज के। ठीक, और बिरजू महाराज अपने बारे में टोटल चीज बताते हैं, और ये चैप्टर भी लिखे हैं बिरजू महाराज। ठीक, तो फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे अब स्टार्ट होता है साक्षात्कार, जो कितने पेज का है आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 3 1 4 4 2 8, फिर इधर 2, तो 10 पेज का है। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए कल इस क्लास को जो है रिकमेंडेड किया जा रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बातचीत होता है, अपने बारे में कुछ बताएं। रश्मि वाजपेयी जी पूछते हैं, बिरजू महाराज से पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताएं। तो बिरजू महाराज बताना स्टार्ट करते हैं कि जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 ईस्वी में। ठीक, 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। घर में आखिरी संतान थे ये, और 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ था। सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी, अम्मा 28 लगभग रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर के, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। मतलब ये अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दिए। ये जो यहाँ से बताए कि मेरा लखनऊ में जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी 1938 शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे हुआ था। यहाँ से अब कल रेगुलर करेंगे। ठीक, और कल 1 शॉट में इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते। थोड़ा विजयादशमी का दशहरा भी है, तो आप लोग तैयार हो जाइए विजयादशमी यानी कि रावण के पुतले को जलाने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।